नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार भौतिक विज्ञान के वीडियो लेकर आए हैं और आज से आपको सारे टॉपिक, सारे वीडियो भौतिक विज्ञान के हमारे इस चैनल पर आपको मिले रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, हम आपको बिल्कुल NCERT बेस्ड जो भी NCERT का सिलेबस है उसके अनुसार ही बिल्कुल आसान भाषा में और मज़ेदार भाषा में आपको सिखाएंगे। जो लोग भौतिक विज्ञान फिजिक्स को हवा समझते हैं उनके लिए ये रामबाण है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कार्य और ऊर्जा, जिसमें आप धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा वगैरह वगैरह सभी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्य यानी वर्क। कार्य होता क्या है? दोस्तों, हम अपनी लाइफ में काम तो सभी करते हैं, कार्य सभी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कार्य की परिभाषा समझते हैं। कार्य क्या होता है? दोस्तों, जब कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हुआ हो तो बल के द्वारा कार्य किया जाता है। कोई बल लगाने से अगर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो बल के द्वारा कार्य किया जाता है। दोस्तों, जैसे कोई दीवार है, दीवार में आप पूरा दिन धक्का लगाएं, पूरा दिन धक्का लगाते रहें, लेकिन दीवार तो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, आगे बढ़ने की बात ही छोड़ो। तो शाम को आप थक जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने बहुत कार्य किया है। भाई बिल्कुल कहोगे, क्योंकि आप सारा दिन उसमें धक्का लगाते रहे, लेकिन वो तो अपनी जगह हिली नहीं। आपकी नज़र में वो कार्य होता है, लेकिन भौतिक विज्ञान की नज़र में आपने कोई कार्य नहीं किया। ध्यान रखना दोस्तों, भौतिक विज्ञान की नज़र में आपने कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसा कि आपने परिभाषा से देखा है कि जब बल लगाने से, जब दीवार में बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में, जिधर से बल लगाया जाता है उसकी दिशा में वस्तु का विस्थापन हुआ हो। वस्तु का विस्थापन मतलब वस्तु का मूवमेंट हुआ हो। लेकिन जब आपने दीवार पर हाथ लगाया, पंच किया, लेकिन दीवार तो हिली नहीं, विस्थापन हुआ ही नहीं। इसलिए भौतिक विज्ञान की नज़र में आपने कोई कार्य नहीं किया, चाहे बेशक आप कितना भी थक गए हों। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे अभी आप 50 किलो आलू का बोरा, आलू की बोरी या कुछ भी समझ लीजिए, अपने सर पर उठाकर एक जगह खड़े रहें, पूरा दिन खड़े रहें, क्या हाल होगा आपका? रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी, आप इतना थक जाएंगे। लेकिन भौतिक विज्ञान की नज़र में फिर भी कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह बिल्कुल स्थिर खड़े रहे, आपने कोई विस्थापन नहीं किया, यानी बिल्कुल आप चले नहीं, बिल्कुल एक जगह पर आप खड़े रहे। और जब तक वस्तु का विस्थापन नहीं होगा या बल नहीं होगा तब तक कार्य माना, भौतिक विज्ञान की नज़र में तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो आपने बल तो लगाया है, अपने सर पे बोझ लिए खड़े हैं, लेकिन आपने विस्थापन नहीं हुए, आप बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं, इसलिए भौतिक विज्ञान की नज़र में कोई कार्य नहीं हुआ। तो आप कार्य तो समझ ही गए होंगे, कार्य की, भौतिक विज्ञान की नज़र में कार्य क्या है। और या फिर यूँ कह सकते हैं कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के गुणनफल के बराबर होती है। कार्य की माप जो बल लगाया है उसकी दिशा में और वस्तु के जो विस्थापन है, वस्तु का जो विस्थापन है के गुणनफल के बराबर होती है। अब भौतिक विज्ञान की नज़र में कार्य क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे कोई टेबल पर एक बुक रखी है, मान लो बुक रखी है, अब वो अपनी एक विराम अवस्था में, यानी कि बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, जड़त्व की अवस्था नहीं, मूवमेंट नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर रखी है। अब आप आए, अब आपने उस किताब को, बुक को आपने या तो खिसका दिया या तो उठा लिया, यानी आपने किताब पर बल भी लगाया, जो कार्य के लिए शर्त होती है, आपने किताब पर बल भी लगाया और किताब अपनी जगह से हिली भी, यानी विस्थापित भी हुई, यानी कि भौतिक विज्ञान की नज़र में आपने कार्य किया, क्योंकि उसमें विस्थापन हुआ और उस पर बल भी लगाया। अगर वही किताब आप बल लगाते और किताब इतनी भारी होती कि वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं, तो आपने कोई कार्य नहीं किया, चाहे आप पूरा दिन उस पर कोशिश करते रहते। तो आप अब तो अच्छे से समझ गए होंगे कि कार्य क्या होता है। अब कार्य में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है।
इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कैसी है? एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में परिमाण होता है। भाई ये तो कह सकते हैं कि कार्य कितना हुआ, अरे भाई हमने 50 जूल कार्य कर लिया, कितना? 50 जूल कार्य कर लिया। लेकिन ये तो कोई नहीं कहता है कि हमने 50 जूल कार्य उत्तर दिशा में किया या दक्षिण दिशा में किया, ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता है। इसीलिए इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसीलिए कार्य अदिश राशि है। अगर कार्य को फॉर्मूले से समझें तो कार्य क्या होता है? W, कार्य को W से शो करते हैं, यानी W मीन्स वर्क। तो कार्य होता है W बराबर F इंटू एस, यानी बल गुणे एस मतलब विस्थापन, F मतलब फोर्स यानी बल। तो कार्य क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और इसकी अगर इकाई यानी इसकी यूनिट यानी इसका मात्रक की बात करें तो क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वहीं अगर विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन को किस में नापेंगे? मीटर में। कितनी दूरी या विस्थापित हुई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। या फिर कार्य को ऐसा मात्रक जूल भी होता है, जूल। ध्यान रखना दोस्तों, जूल भी होता है। चलिए हम आपको नीचे दे चित्रों से समझाएंगे, आप वैसे तो नहीं समझेंगे। अब नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। पहला चित्र ये वाला, इसमें एक लड़की है, दीवार को धकेलने का प्रयास कर रही है। ये देखिए, ये देखिए इस तरफ, इधर ये फोर्स लग रहा है, ये इधर धकेल रही है, बल लगा रही है, लेकिन दीवार हिल भी नहीं सकी। भाई दीवार है वो तो, और फिर ऊपर से ही पापा की परी, कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको हिला दे। यानी कितना हुआ W हमारा हुआ 0, कोई काम नहीं हुआ भौतिक विज्ञान की नज़र में। आपकी नज़र में तो आपने थक गए होगे, बहुत काम किया होगा, लेकिन भौतिक विज्ञान की नज़र में कोई कार्य नहीं हुआ। अभी हम दूसरे चित्र की बात कर लेते हैं, इस वाले चित्र की बात। इसमें आप देख रहे होगे एक जो बॉक्स है, ये बॉक्स बच्चा लेकर जा रहा है, मतलब कार्य हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले की माना कि ये बॉक्स इधर ज़मीन पर रखा था। अब इस बच्चे ने इसको उठाकर यहाँ तक ले आया, यानी कि इसने बल के विरुद्ध कार्य किया। अब जो इस पे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, भाई बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण नीचे की काम कर रहा है, नीचे की ओर। अब इसने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया, यानी इसका अगर केवल गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता तो ये उठा ही नहीं पाता। अब इसने जो अपनी ताकत लगाई है, यानी बल लगाया, वो ग्रेविटी से ज़्यादा है, तभी तो इसने ऊपर उठा लिया है, ग्रेविटी से ज़्यादा है। अब इसको लेकर ये जा भी रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापित भी हो रहा है, तो मतलब कार्य हो रहा है। अब आप चित्र में समझ गए होंगे। अगर आप कुछ नहीं समझते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब कार्य के प्रकार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कार्य के प्रकार नहीं, कार्य भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। इसमें धनात्मक कार्य भी होता है, यानी पॉजिटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य भी होता है, यानी नेगेटिव वर्क, और शून्य कार्य भी होता है, यानी 0 वर्क। शून्य कार्य तो आप समझ गए होंगे, जब कोई काम ही नहीं होता है तो 0। अब हम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं धनात्मक कार्य को, यानी पॉजिटिव वर्क। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। या फिर जब कोई कोण थीटा न्यून कोण, यानी 90 से कम कोण पर कोई बल लगा हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। चलो समझते हैं। जैसे मान लो ये वाली एक बुक टेबल पर रखी है ये वाली बुक। अब आपने इधर से बल लगाया, इसको इधर से हाथ से इसको खिसका दिया। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आ गई ये बुक, यहाँ से यहाँ तक ये बुक, इधर से आपने हाथ लगाया, ये इसको ढकेल के यहाँ से यहाँ तक कर दिया। यानी कि आपने बल किधर लगाया? इधर लगाया ना, इधर। एक सेकंड, आपने बल किधर लगाया? इधर लगाया, ये देखिए इधर लगाया। और वस्तु किधर गई? विस्थापित किधर हुई? इधर ही हुई। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी इधर ही हुई। तो माने मतलब बल की दिशा में ही वस्तु विस्थापित हुई। तो कौन सा कार्य हुआ? धनात्मक कार्य हुआ। अब एक कंडीशन हो रहा है, अगर जब किसी वस्तु पर बल है जो वो थीटा कोण, यानी कि 90 से, यानी न्यून कोण, यानी 90 से कम कोण पर अगर कोई बल कार्य करता है तो भी कार्य धनात्मक ही होगा। जैसे आपने कोई बल कार्य यहाँ पे
ये देखिए, ये देखिए, ये कोई फोर्स कार किया इस पे, इधर इस साइड। अब इसका कोण कितना बन रहा है 36 से, लगभग 90 से कम ही बन रहा है। 90 होता तो यहाँ पे होता, यानी इससे तो कम ही बन रहा है। अब इसने वस्तु को खींचा यानी बल लगाया, एक सेकंड जी, ये देखिए। अब ये इसने बल, ये मतलब इस तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है रस्सी से, या मान लो कुछ भी मान लो, इसको कोई चीज़ रखी है, इसको इस तरफ खींच रहा है। कहाँ पे खींच रहा है? यहाँ पे बांध के, यहाँ पे बांध के, ये थीटा कोण पे, यहाँ पे 90 अंश के कम कोण पे है, यहाँ पे बांध के इधर खींच रहा है। और जब इधर खींच रहा है तो इस बल का एक घटक होता है एफ कॉस थीटा, वो हम बाद में बताएंगे। तो जब यहाँ से खींच रहा है तो बस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित हुई और बस तो यहाँ पे आ गई, तो भी कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा। बस 90 अंश से, ये देखिए 90 अंश से कम कोण पर कोई बल लगा हो, या और बल यहाँ पे लगा है। तो जब कोई थीटा कोण पर जब कोई बल कार्य करता है तब हमारा फार्मूला क्या लगेगा? जब आगे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इस चैप्टर के, तब आपको इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब कोई थीटा कोण पर जब बल लगता है तब हमारा फार्मूला होगा W बराबर F इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना दोस्तों, F इंटू कॉस थीटा। आप समझते हैं ऋणात्मक कार्य को। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। या फिर जब कोई बल का कोण थीटा 90 अंश से ज़्यादा पर लगाओ, 90 अंश से बड़ा हो, ये देखिए, तो भी किया गया कार्य ऋणात्मक ही होगा। तब इसका सूत्र क्या होगा? W बराबर F इंटू कॉस थीटा, लेकिन माइनस में। कैसे समझते हैं चित्र से? जैसे दोस्तों, अब इसके लिए आपको एग्जाम्पल, जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी जा रही है। अब जैसे ही गाड़ी में आप ब्रेक लगाते हैं, या फिर ऐसे आप नहीं समझेंगे, हम आपको बताते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी ख्याल करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं तो कोई पीछे से साइकिल को खींचता है, साइकिल को या बाइक को, और साइकिल चलती साइकिल को कोई पीछे खींचने का प्रयास कर रहा है। अब जो भी पीछे साइकिल को खींचेगा, पीछे की तरफ से अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि वो फोर्स किधर लगा रहा है? ये साइकिल मान लीजिए, चलिए एक सेकेंड, अगर इसको साइकिल मान लो ये जा रही है, मान लो ये चल रही है। अब पीछे कोई इंसान खड़ा था, मान लो ये एफ है, कोई इंसान है, एफ है। अब इस चलती साइकिल को ये पीछे से कैरियर की तरफ से अपनी तरफ खींचता है, और साइकिल कुछ दूर जाके रुक जाती है। भाई जब पीछे खींचेगा और साइकिल चल रही है यानी विस्थापित हो रही है, और जब वो पीछे से साइकिल को खींचेगा तो कुछ दूर जाके वो वैसे भी रुक जाएगी। अब साइकिल की स्पीड रहता है तो तुरंत तो रुकेगी नहीं, कुछ दूर जाके, मान लो कुछ दूर चली और वहाँ पे जाके रुक गई, यानी कि अब ये कार्य ऋणात्मक होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, यानी पीछे की तरफ बंदा खींच रहा है, यानी फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन साइकिल आगे की तरफ जा रही थी, साइकिल आगे की तरफ जा रही थी, और कुछ देर बाद उस पर जो फोर्स था उसकी वजह से साइकिल की चाल बिल्कुल जीरो हो गई, यानी साइकिल रुक गई, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव दिशा में, एक दूसरे की विपरीत। जैसा कि परिभाषा में कहा गया था, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आप समझ गए होंगे। आप समझते हैं जीरो वर्ग। जब किसी पिंड पर बल न लगा हो, जब किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर बल ही ना लगा हो, या फिर दूसरी कंडीशन है विस्थापित ना हो, विस्थापन ना हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य शून्य कहलाता है। या फिर जब लगाया गया बल 90 डिग्री पर हो या 270 कोण पर हो तो भी किया गया कार्य जीरो होगा। कैसे? जैसे हमने अभी आपको दीवार पे एग्जाम्पल दिया था, दीवार वाला एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये वाला, जैसे कंडीशन है जीरो फोर्स की, जो कंडीशन है वो ये है कि या तो बल वस्तु पर बल ही ना लगाओ। अब इस दीवार पे बल तो लग रहा है, लड़की बल लगा रही है, लेकिन विस्थापित नहीं हो रही है, विस्थापन जीरो है, बिल्कुल हिल नहीं रही है, तो भी कार्य जीरो होगा। दूसरा हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब कुली, मान लो कोई कुली है रेलवे प्लेटफॉर्म पर 20 किलोग्राम का बोझ लेकर अपने जगह पर बिल्कुल खड़ा है, तो भी कार्य जीरो होगा, क्योंकि एक तो उसमें दो रीजन है, एक तो वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल विस्थापित नहीं हो रहा है, यानी विस्थापन जीरो है, तो भी कार्य जीरो ही होगा। दूसरा उस पर जो फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ऊपर से, दूसरा वस्तु का जो बोझ है उसका बल उस कुली पर लग रहा है, और दोनों किस एंगल पर लग रहे हैं? बिल्कुल
उसके सर के ऊपर यानी 90 डिग्री पर, जैसा कि कंडीशन है कि 90 डिग्री पर या 270 यानी बिल्कुल नीचे से, तो उस पे ऊपर से 90 डिग्री पर लग रहा है। तो इसलिए कोण जब 90 डिग्री बन रहा है बल का तो कार्य 0 होगा। आप समझ गए होंगे, कार्य 0 होगा। कितना अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो कैसे चलेगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो कार्य से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे हम आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको थ्योरी का ज्ञान दे रहे हैं। जब तक आप फिजिक्स में थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थ्योरी को अच्छे से समझना होगा। जब आप थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे, आपके देखो रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होगा। रटने से आप आज रटेंगे कल फिर भूल जाएंगे। अगर आपको कुछ बनना है तो रटना नहीं है, समझना है। और समझने के लिए सबसे पहले आप थ्योरी समझनी होगी, उसके बाद आप न्यूमेरिकल अपने आप लगा लेंगे। तो जब थ्योरी नहीं समझ पाओगे तो न्यूमेरिकल आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए हम एग्जाम्पल के लिए न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहले हम आपकी थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे, आप कमेंट में हमें बताएंगे तो हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। तो चलिए हम वर्क से संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे एक कोई कुली है, वो 10 किलोग्राम का बोझ धरती से, कोई बोझ है, कोई कुली है, प्लेटफॉर्म पे कोई सामान बोझा है, वो धरती पे रखा है। मान लो पहले 10 किलोग्राम का बोझ धरती पे रखा था। अब कोई कुली है, वो 10 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर चलता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। और जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी आपका जो ग्रेविटी है वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। वो कह रहा है कि जो 10 किलोग्राम का बोझ है, वो कोई कुली है, वो धरती से ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर ले जा रहा है। तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं द्रव्यमान एम। आपका एम दिया गया है, द्रव्यमान जो है एम दिया गया है, कितना दिया गया ये देखिए 10 किलोग्राम। अब जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है, स्मॉल जी है, वो भी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो विस्थापन है यानी यस, वो 1.5 मीटर है। अब आप समझ रहे होंगे ये विस्थापन 1.5 मीटर कैसे। तो दोस्तों पहले कोई वस्तु धरती पर रखी थी, उसको उठाकर भाई 1.5 मीटर ऊपर उठाया ना, यानी विस्थापित हुई ना वस्तु। तो कितना हुआ विस्थापन 1.5 मीटर। अब हम जानते हैं कार्य पूछा है, तो कार्य का जैसा हमने अभी सूत्र आपको देखा था, W बराबर क्या होता है F/S। अब इसमें S तो विस्थापन तो दिया गया है 1.5 मीटर, लेकिन F नहीं दिया गया, बल नहीं दिया गया है। तो पहले हमें बल को निकालना पड़ेगा ना। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको आगे बताएंगे। F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर mg। ये जैसे ये है, जब F बराबर mg है और तो F की वैल्यू हम यहाँ पे mg रख सकते हैं ना। जैसे ये है F की वैल्यू, यहाँ पर हम mg रख सकते हैं ना। तो W बराबर जब mg s हो जाएगा ना, क्योंकि F बराबर mg है, यानी ये जो mg है वो F है। तो W बराबर जब हम सबकी वैल्यू रखेंगे m इंटू जी इंटू एस, यानी 10 इंटू 10 इंटू 1.5, तो हमारा कार्य कितना निकल के आएगा 150 न्यूटन मीटर या फिर 150 जूल। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति 15 न्यूटन का बल लगाकर 60 अंश के कोण पर खींच रहा है, तो 10 मीटर ले जाने के लिए उस वस्तु पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है, अब उस पर दोस्तों जैसे मान लो ये वस्तु है। अब इसको रस्सी बांधकर कोई वस्तु इसको ले जाना है। माना कि ये भारी है तो उसको रस्सी बांध ली उसने। अब कहाँ पे रस्सी बांधी 60 डिग्री के कोण पर। माना कि ये क्षैतिज लाइन है और इस पे 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे रस्सी बांधकर कोई ले जा रहा है। अब यहाँ पे रस्सी बांधकर उसने फोर्स कितना लगा दिया 15 न्यूटन का बल लगा 60 डिग्री के कोण पर खींच रहा है। तो 10 मीटर ले जाने के लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था विस्थापन कितना है 10 मीटर ले जा रहा है ना, यानी विस्थापित कितनी हो रही है 10 मीटर, यानी S बराबर 10 मीटर। अब कोण भी दिया गया है, कितने कोण पर उसने बल लगाया है 60 डिग्री पर, और कितना बल लगाया है 15 न्यूटन। तो हम जानते हैं, हमने आपको सूत्र अपनी फॉर्मूला बताया था कि W बराबर F इंटू
एस कॉस थीटा। तो डब्लू बराबर एफ कितना है 15, ये देखिए विस्थापन कितना है, एस कितना है 10। अब कोण भी दिया गया है cos 60 यानी कि 15 गुणे 10 बराबर 150। अब cos 60 का मान कितना होता है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति में। cos 60 का मान होता है 1/2। तो कितना हुआ 150 गुणे 1/2 यानी कि 75 न्यूटन मीटर या फिर 75 जूल कार्य किया गया। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा। भाई बिना ऊर्जा के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो जहाँ पे कार्य होगा तहाँ पे ऊर्जा भी होगी। भाई बिना ऊर्जा के कोई कार्य कर सकते हो जब तक कुछ, तभी तो कहते हैं ना, मम्मी कहती हैं खाओ पियो, काम नहीं कर पाओगे, नहीं तो शरीर में ताकत नहीं आएगी। जब खाओगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ से आएगी। तो दोस्तों भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है या फिर विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा किसी भी वस्तु का एक गुण है। क्या गुण है कि ये अन्य वस्तुओं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या विभिन्न रूपों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा को, एक और चीज़, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि बताया था कि अन्य रूपों में स्थानांतरित किया जाता है या फिर विभिन्न रूपों में रूपांतरित यानी बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा है, बल्ब किससे जलता है, विद्युत से जलता है ना, विद्युत ऊर्जा से बल्ब जलता है ना। तो विद्युत बल्ब है ना जो विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको क्या करता है, बल्ब का काम क्या होता है, प्रकाश यानी लाइट देना और हीट देना। तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बल्ब, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मा ऊर्जा में, दोनों में कर देता है ना। मतलब एक विद्युत से प्रकाश और तापीय यानी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, यानी ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो जाता है, रूप बदल जाता है। तो किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई बोले कि मैं इतना कार्य कर सकता हूँ, यानी वो क्या कहना चाहता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, यानी ऊर्जा है। तभी तो कहता है कि मैं ये काम मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर ऊर्जा है। अब वो कैसे, उदाहरण समझ लेते हैं। ऊंचाई से गिरते हुए जल में ऊर्जा है क्योंकि उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। आप समझते हैं, जब कोई जैसे जल है वो ऊंचाई से गिर रहा है ना, यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। क्योंकि गिर रहा है यानी मूव हो रहा है, गतिज है, गति है उसमें। जो ऊंचाई से गिर रहा है जल है उसमें, जल में गति है, इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब उससे एक पहिए को घुमाया जा सकता है। जब वो ऊंचाई से जल गिरता है तो जो टरबाइन होती हैं उनके पहिए को घुमा देता है ना, यानी गतिज ऊर्जा को। और जब टरबाइन घूमती है तो क्या होती है, बिजली पैदा होती है। यानी जो गिर रहा था जल उसमें कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। अब उस गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, बिजली यानी विद्युत ऊर्जा में। लेकिन उससे पहले पहिए को घुमाया, टरबाइन के पहिए को घुमाया, तो गतिज ऊर्जा सबसे पहले किस में बदली, यांत्रिक ऊर्जा में। पहिए को घुमाया ना, पहिए को घुमाने में कौन सी ऊर्जा जरूरत होती है, यांत्रिक ऊर्जा की। तो सबसे पहले उसमें यांत्रिक ऊर्जा, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो गई, बिजली में यानी विद्युत ऊर्जा में। मतलब ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल उसका रूप बदल सकते हैं। तो ऊर्जा का रूप बदल गया सबसे पहले। अब जैसे अगर यही ठहरा हुआ जल होता है, यानी कि समतल में जल होता है, जैसे नदी होती है हमारी, उसमें कोई कार्य कर सकती है वो टरबाइन घुमा सकती है, नहीं घुमा सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा भी नहीं है, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है। कौन से, नदी के जल में, क्योंकि वो समतल पे है, उसमें मतलब कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं कर सकती इसीलिए। अब वही जल जब ऊंचाई पे होता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। स्थितिज ऊर्जा हम वो आप आगे समझेंगे, तब आप समझेंगे, आगे बताएंगे आपको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ऊर्जा के प्रकार। अब ऊर्जा को निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी, और लास्ट में हमारी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहला आप समझिए। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उस वस्तु को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो परिभाषा क्या कहती है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था समझते हैं आप, कोई पर्टिकुलर अवस्था होती है, वो विशेष अवस्था होती है। जैसे चलिए हम आपको इस फिगर से समझाते हैं। आप ये फिगर देखिए, बड़े गौर से देखिएगा। आपने कभी अर्जुन का गांडीव धनुष देखा था? अर्जुन के तीर में इतनी जान कैसे थी, अर्जुन कोई भी लक्ष्य को भेद देते थे। अर्जुन, तो आपने देखा होगा कि अर्जुन धनुष का बाण कितनी, उसका जो डोरी होती थी प्लास्टिक होती, तो कितनी दूर तक खींचते थे और उनका जो तीर था वो बहुत स्पीड से अपने कौरवों के छाती पर पूरा भेद देता था। कैसे? अब सबसे पहले ये आपको समझाएं स्थिति ऊर्जा पहले। अब मान लीजिए धनुष है, कोई धनुष है, मान लीजिए कोई धनुष है। अब उस पर नॉर्मल अवस्था में धनुष रखा है। क्या आपका धनुष तीर चला सकता है? नहीं चला सकता है। चला सकता हो तो बताइए। जैसे कोई आप धनुष को पकड़े हैं मान लो, तो वो तीर चला सकता है? नहीं चला सकता है। तीर कब चलाएगा? जब इस पोजीशन में धनुष आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने धनुष उठाया और धनुष की डोरी आपने यहाँ तक खींच ली, जैसे ये बंदा खींच रहा है। अब आपने क्या इसमें आपने किया क्या? आपने जो अपनी ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा थी, वो दम, यानी दम जो कहते हैं ना, दम लगा के यहाँ तक डोरी खींची, यानी जो अपनी शरीर की ऊर्जा थी वो धनुष की जो डोरी है उसको दे दी। अपनी जो शरीर की ऊर्जा थी, उसको जो बल था उसको खींचकर, उस बल से खींचकर, उस ऊर्जा से आपने डोरी को तान कर जो भी आपके अंदर ऊर्जा थी वो उस डोरी को दे दी। अब ये डोरी मान लो कोई बंदा इस ऐसे, मान लो ये अर्जुन मान लो धनुष को लेकर ऐसे खींच के खड़े हैं, इस पे इन्होंने बाण का संधान कर लिया। अब ये इस तरह खड़े हैं, यानी कि अब इस डोरी में स्थितिज ऊर्जा आ गई। यही पर्टिकुलर जो विशेष अवस्था बताया था ना, विशेष अवस्था, ये विशेष अवस्था है। वरना जब नॉर्मल अवस्था में ये धनुष था, जब बिल्कुल ये डोरी खिंची हुई नहीं थी, तो क्या ये तीर चला सकती थी? नहीं। अब जब इन्होंने कहता था विशेष अवस्था, अब जब डोरी खींची, यानी जो शरीर की ऊर्जा थी वो इस डोरी को ट्रांसफ़र कर दी, किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा। अब ये बिल्कुल इस तरह मान लो पकड़ के खड़ा है। अब इसमें डोरी में ऊर्जा आ गई। कौन सी ऊर्जा आ गई? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थित है, उसके जैसे नाम से ही लग रहा है, स्थित है। अब ये तीर चला सकती है। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। जैसे बांध में, बहुत हम में से बहुतों ने बांध देखा भी होगा। बांध में ऊंचाई पर जल इकट्ठा किया जाता है, ये तो सबको मालूम है। क्यों किया जाता है? कि जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, इसीलिए उसको ऊंचाई पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा आए। अब ऊंचाई पर क्यों किया जाता है? कि वो ऊंचाई पर इसलिए किया जाता है कि वही तो उसकी विशेष अवस्था है। अगर नदी के रूप में होगा नीचे, तो वो कौन सा काम कर पाएगा? वो जल कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ बहता रहेगा। अब उससे कुछ काम तो हो नहीं सकता है। इसलिए जब ऊंचाई पर एकत्रित किया, यानी विशेष अवस्था में एकत्रित किया गया, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। और जब यह जल नीचे जब टरबाइन पर गिराया जाता है, तो यहाँ ऊर्जा टरबाइन के पहिए को घुमाती है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अब विशेष अवस्था, इसकी जो विशेष अवस्था तो समझ ही गए होंगे। जब विशेष अवस्था यही होती है कि जब किसी विशेष जगह पर कोई चीज़ इकट्ठी की जाए, उससे फिर उससे कार्य अगर हो जाए, तो वो विशेष अवस्था होती है। स्थितिज ऊर्जा इसको कहते हैं। चलिए हम फिर समझते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और इसे P.E से प्रदर्शित करते हैं, यानी P से पोटेंशियल, E से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से। और इसका सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का mgh, यानी द्रव्यमान त्वरण गुणे गुरुत्व त्वरण और गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों बिल्कुल भूलना मत बिल्कुल कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। कि एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विशेष अवस्था जैसे हमने आपको बताई ना। अब इस धनुष, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस धनुष ही है। जैसे ये नॉर्मल अवस्था में कोई कार्य नहीं, तीर नहीं, यानी कोई कार्य नहीं कर सकता, यानी तीर नहीं छोड़ सकता। लेकिन जब इसकी विशेष अवस्था, इस अवस्था कोई विशेष अवस्था मान लेते हैं, जब इसको हम तान देते हैं, यानी कि शरीर की जितनी एनर्जी है वो हम
इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करके इस जो धनुष की डोरी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसमें ये हमारी जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें भर जाती है और फिर ये कार्य करने के लिए सक्षम है, यानी तीर छोड़ने के लिए सक्षम हो जाती है, तभी तीर छोड़ सकते हैं। तो इसको स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अगला है हमारा गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी या फिर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस कार्य का माप है जो वह अपनी गति के आधार पर कर सकती है। तो जैसा हमने अभी आपको स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में बताया था कि उसमें जब स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता जाती है किसी वस्तु में, तो वो स्थिति ऊर्जा होती है। देखो जैसे ये डोरी तान के खड़ा है ये बंदा, यानी स्थित है, तो इसमें और स्थिति इसी स्थिति के कारण ये तीर छोड़ सकता है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा है। अब हम गतिज ऊर्जा क्या होती है, अब जब ये बंदा तीर छोड़ देगा, जब ये बंदा तीर छोड़ देगा तो तीर कमान से निकल जाएगा, यानी उसमें गति आ जाएगी और गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, तभी तो जाके किसी के शरीर में पूरा इधर से घुसेगा उधर से निकल जाएगा, यानी उसकी जो गति के कारण उसमें जो गतिज ऊर्जा जो हो गई है उत्पन्न हो गई है उस तीर में, इसीलिए वो इधर से घुसेगा और उधर से निकल जाएगा। और एक बात और है, गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, यानी जिधर से बल लगेगा उधर को ही विस्थापित होगी। जब इस तीर में जब ये डोरी छूटेगी, यानी डोरी जब कहाँ जाएगी, फिर आगे की तरफ जाएगी ना, इस तरफ इधर बल लगेगा ना, तो फिर तीर भी किधर जाएगा, तीर भी इधर ही जाएगा ना, इधर लौट के तो नहीं आएगा, आगे ही जाएगा ना, यानी बल की दिशा में ही विस्थापित होगी ना। तो मतलब गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है इसीलिए। अब इसके कुछ उदाहरण क्या है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, बंदूक से छोड़ी गई गोली। सबसे पहले समझते हैं बंदूक से छोड़ी गई गोली। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो उसमें कितनी गति होती है, गति होती ना, और उसी गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए गोली जब चलाई जाती है किसी की लगती है तो वो आर पार हो जाती है, क्योंकि उसमें गति के कारण गतिज ऊर्जा जो आ गई है। धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती हुई वर्षा की बूंदें आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। यानी गतिमान हथौड़ा, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, गतिमान हथौड़ा। इसमें तो कई एनर्जी होती हैं, चलो वो आपको आगे बताएंगे। और जो गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक जूल ही होता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी काइनेटिक, कैसे प्रदर्शित करते हैं गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K बराबर 1/2 mv², 1/2 mv²। अगली हमारी है यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ को, यानी इन दोनों को मिला के जो ऊर्जा बनती है वो कौन सी होती है, यांत्रिक ऊर्जा। और ये किसी विशेष कार्य को करने के कारण एकत्रित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा का वर्णन उसकी गति और स्थिति या कभी कभी दोनों के कारण कर सकते हैं। जब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को मिला दिया जाए तो कौन सी ऊर्जा बनती है, वो बनती है मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मान लो अभी ये हथौड़ा लेके इस अवस्था में आप खड़े हो, ये हथौड़ा है इस अवस्था में खड़े हो, तो अभी इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। वो कैसे, क्योंकि इसमें आपने हथौड़ा लिया और आपने चलाने को हुए, अब ये यहाँ पे आप इसको चलाने वाले हैं आप, तो इसमें यानी कि गति भर गई है, वो सॉरी इसमें ऊर्जा आपकी जो हाथ की ऊर्जा है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इसमें भर गई है। किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, स्थितिक ऊर्जा के रूप में। अब जैसे ही आपने हथौड़ा चलाया, यानी हथौड़ा यहाँ से यहाँ तक आया, यानी गति में आ गया, तो अब इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पहले इसमें कौन सी थी, स्थितिज ऊर्जा। अब जैसे हमने स्थितिज ऊर्जा में आपको बताया था कि जब विशेष अवस्था के कारण कोई वस्तु में विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब विशेष अवस्था यही है। अब जैसे मान लो ये हथौड़ा यहाँ पे ज़मीन पे रखा होता तो क्या कील ठोक सकता था, नहीं ठोक सकता था ना। अब जब हथौड़े को उठा के यहाँ पे ले आए, यानी विशेष पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन, यानी विशेष अवस्था में, यही विशेष अवस्था मान लो, जब यहाँ पे ले आए तभी तो अब ये यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा, तभी तो ये कील ठोक पाएगा। अगर ये ज़मीन पे रखा होता तो क्या कील ठोक सकता था, नहीं ठोक सकता था ना। तो आपने यहाँ से उठाया, यानी अपने हाथ की एनर्जी इस हथौड़े को यहाँ तक उठाने में दे दी।
अब वही जो एनर्जी आपके यहाँ से दी गई थी वो उसमें स्थितिज ऊर्जा रूप में संचित हो गई। अब वो जब यहाँ पे ले आए, फिर आपने हथौड़ा जैसे ही कील में मारने के लिए लाए, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो कौन सी इसमें ऊर्जा भर गई, यानी गति आ गई, इसमें हथौड़े में गति आ गई। जब यहाँ से यहाँ था तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भर गई, यानी कि गतिज ऊर्जा भर गई। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, जब इस हथौड़े ने यहाँ पे इस कील पे प्रहार किया, कील को ठोका, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल गई, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी आ गई, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा आ गई। क्योंकि कील इसने ठोक दी ना, कील को ठोकने में इसीलिए कौन सी ऊर्जा होती है, कील को ठोकने में मैकेनिकल एनर्जी ही होती है, क्योंकि इन दोनों का योग है। और इसका सूत्र क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब हम समझते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाकर कार्य किया जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कार्य के बराबर वृद्धि हो जाती है। जब बल के विपरीत कार्य किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्षति हो जाती है। अतः परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। अब चलिए शुरू से देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाकर कार्य किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाकर, जैसे कोई टेबल पर एक कोई बुक रखी है, कोई किताब रखी है, अब हमने उस पर हाथ से यानी बाहर से हाथ से बल लगा के उसको ढकेलने का प्रयास किया और ढकेल भी दी। अब मान लो विस्थापित हुई थोड़ी दूर, आप उसने हाथ ने किताब को ढकेल दिया, यानी कि उस पर किताब पर कार्य किया ना हमने। जब उसको विस्थापित कर दिया और बल भी लगाया तो बल गुणे विस्थापन कार्य होता है, यानी कार्य किया हमने। तो जब हमने वस्तु को ढकेला तो वस्तु में गतिज ऊर्जा आ जाती है। पहले तो वस्तु बिल्कुल स्थित ऊर्जा में रखी, यानी बिल्कुल विराम अवस्था में बिल्कुल अपनी जगह पे रखी थी। जैसे ही हमने बल लगाया, उस पर कार्य किया तो बल की गति बढ़ी। भाई जब बल लगाया तो किताब एक स्थान से दूसरे स्थान पे खिसकेगी ना, जब खिसकेगी तो उसमें गति आएगी, और जब गति आएगी तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। तो जो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो जो हम कार्य करेंगे, यानी जो हम बल लगाएंगे और जो विस्थापित होगी उसका जो गुणनफल यानी कार्य होता है, उसके बराबर उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और जब हम बल के विपरीत कार्य किया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्षति हो जाती है, यानी कि इस परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। जब बल के विपरीत कार्य किया जाता है, जैसे मान लो हम किताब वो टेबल पर रखी है, हम उसको खींच रहे हैं, या किताब को छोड़ो, जैसे हमने साइकिल का एग्जाम्पल लिया, जैसे साइकिल मान लो मूवमेंट अवस्था में विस्थापित हो रही है। अब हम साइकिल को पीछे से खींचते हैं तो क्या होता है, बल के विपरीत कार्य किया ना हमने, गतिज ऊर्जा में तो क्षति होगी ना, यानी गति कम होगी ना साइकिल की। जब हम पीछे से किसी चलती हुई साइकिल को खींचने का प्रयास करेंगे, यानी कि साइकिल आगे की तरफ जा रही है और हम खींच पीछे की तरफ रहे हैं, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा जो गति है उसमें क्षति होगी, यानी कि वो धीरे होगी, ब्रेक लगेगा तो उसकी जो ऊर्जा में क्षति होगी। अतः इसी परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब जो v है और जो u है ये दोनों क्या है, विस्थापन है। किसके, एक तो वो किताब वाला विस्थापन हो गया, यानी जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी जब हमने किताब को ढकेला, जो बिल्कुल अपनी जड़त अवस्था में रखी थी, बिल्कुल शांत अवस्था में रखी थी, हमने उस पर बल लगा दिया, वो किताब आ गई, यानी उसमें गति आ गई, बढ़ गई, गति आ गई तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। और दूसरा जो यू है ये हमारा वो वाला विस्थापन है, जब साइकिल चल रही थी हमने उसे पीछे खींचने का प्रयास किया, उन्हें यानी कि उसकी गति को रोकने का प्रयास किया, तो ये यू साइकिल वाला विस्थापन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम यानी कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यदि आप ऊर्जा के सभी रूपों को ध्यान में रखें तो किसी भी पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। जैसे ऊर्जा के सभी रूप ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। समझे नहीं समझे।
जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, सिर्फ एक इधर से उधर ट्रांसफर, यानी इसका रूप तो बदल सकते हैं। जैसे हमने बोला था ना, जब विद्युत के द्वारा बल्ब जलता है, जब हमारी बिजली से हमारे घरों में बल्ब जलता है तो जो विद्युत ऊर्जा बल्ब को मिलती है तो वो किस में एक तो प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट देता है, बल्ब हमारा प्रकाश देता है, तो एक तो प्रकाश ऊर्जा में उस विद्युत ऊर्जा बदल गई। दूसरी, बल्ब हीट भी करता है, गर्म भी होता है, यानी दूसरी ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बल्ब ने विद्युत ऊर्जा को बदल दिया। तो विद्युत ऊर्जा जो हमारी जितनी भी विद्युत ऊर्जा आई थी, बल्ब ने जितनी भी विद्युत ऊर्जा ली थी उसको उसने प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दिया, और ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों को मिलाकर किसके बराबर होगा, जो विद्युत ऊर्जा उसने ली थी उसके बराबर होगा, यानी कि इनपुट बराबर आउटपुट। यानी कि उधर से बस ऊर्जा का रूप बदल गया लेकिन ऊर्जा का क्षति नहीं हुई, इधर से उधर केवल बदल गई। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस फिजिक्स को बिल्कुल हवा बिल्कुल ना समझें जब तक हम आए, हम आपको आगे बिल्कुल ऐसी मज़ेदार चीज़ें बताते रहेंगे। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तब आप पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक राधे राधे, जय हिंद।